हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके एकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ते हैं। तो हमको सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल जानकारी लेनी है तो हमें पहले जानना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्रिएट कैसे किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्रिएट करने के लिए जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, इन सब चीजों के बारे में हम आज के टॉपिक में बात करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मनुष्य द्वारा बनाई गई एक भाषा है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते समय या कंप्यूटर को निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। मतलब हम जब भी कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं या कंप्यूटर सिस्टम को कोई कमांड या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। तो आगे क्या कहता है, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो हमें सबसे पहले किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुनना होता है। उसके पश्चात उस लैंग्वेज सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ता है और उस सॉफ्टवेयर में एक कंपाइलर या अनुवादक, अनुवादक का मतलब होता है ट्रांसलेटर, अनुवादक का क्या मतलब होता है ट्रांसलेटर, एक कंपाइलर या ट्रांसलेटर पाया जाता है जो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम या कोड को बाइनरी कोड में बदलता है। बाइनरी कोड में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में एक बार बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है, बाइनरी पर काम करता है। जितने भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो सब बाइनरी पर काम करते हैं। बाइनरी पर काम करने का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं इन्हें केवल बाइनरी भाषा ही समझ में आती है। ठीक है, तो बाइनरी भाषा को जब वो समझता है और हम लोग जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं या प्रोग्राम कोड बनाते हैं वो अपनी भाषा में यानी कि सामान्य अंग्रेजी भाषा में प्रोग्राम कोड का निर्माण करते हैं। अब उन भाषाओं को कंप्यूटर के द्वारा समझा नहीं जा सकता है, कंप्यूटर केवल बाइनरी को समझता है। तो इसके लिए हमें कंपाइलर या एक अनुवादक, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम या कोड को बाइनरी कोड में बदल देता है। ठीक, जब बाइनरी कोड में उसको बदल देता है तो कंप्यूटर सिस्टम आसानी से उस चीज को या उस प्रोग्राम या निर्देश को समझ पाता है। आगे बात करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो ये एक प्रकार का टूल होता है। क्या होता है, एक प्रकार का टूल होता है जिसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मतलब हम जब कोडिंग करते हैं तो कोडिंग का मतलब क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करते हैं किसी भी कार्य को या किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो हर कार्य का एक निर्धारित क्रम होता है, एक व्यवस्थित तरीका होता है। उन व्यवस्थित तरीके में जितने भी प्रोसेस हम करते हैं तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो जब स्टेप बाय स्टेप हम इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देशों को नोट करते हैं तब जाकर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो उन इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों को कोडिंग के रूप में लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली दो प्रकार की होती है। सबसे पहला हमने बात किया कि हम बाइनरी पर काम करते हैं, यानी कि बाइनरी जो बाइनरी होती है उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहली होती है हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करेंगे कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। कौन कौन सी होती है, एक होती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होती है और कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए जो कोड होते हैं उन्हें कंप्यूटर बिना किसी अनुवादक यानी बिना किसी ट्रांसलेटर की सहायता के डायरेक्ट ही एग्जीक्यूट कर लेता है। मतलब जब हम प्रोग्राम्स को मशीन भाषा यानी कि बाइनरी में लिखते हैं तो कंप्यूटर को उन्हें समझने के लिए किसी अन्य ट्रांसलेटर या किसी अन्य प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो उन कोड्स को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लेता है, मतलब सीधे समझ लेता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंप्यूटर
सिर्फ मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। मतलब बाइनरी हमारी किस में होती है, 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। तो मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज कहलाते हैं, मतलब बाइनरी भाषा में लिखे जाते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा बाइनरी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम कोड्स को सीधे डायरेक्टली समझ लिया जाता है या एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज, किंतु हमें थोड़ा समस्या हुई थी। जो प्रोग्रामर थे मशीन लैंग्वेज में, उन्हें प्रोग्राम बनाना तो अच्छी बात थी, वो समझ भी लेते थे, लेकिन जब किसी एक प्रोग्रामर का बनाया हुआ प्रोग्राम जब कोई दूसरा प्रोग्रामर देखता था तो उसे पता ही नहीं चलता था कि कहां पर क्या लिखा है। एज एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने किसी वर्ड के बारे में या किसी शब्द को हमने ऐसे करके 0101 करके लिख दिया। ठीक है, अब हमें तो पता है, जिसने भी ये कोड डिजाइन किया उसको तो पता है इसका अर्थ क्या है, लेकिन कोई नया प्रोग्रामर देखता है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसका अर्थ क्या निकलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता, ये कोड उसके द्वारा डिजाइन नहीं किया गया है। जिस प्रोग्रामर ने इसे डिजाइन किया वो तो समझ जाएगा कि यहाँ पर 01011 से क्या मतलब निकल रहा है, लेकिन नया प्रोग्रामर इसके अर्थ को समझ नहीं पाएगा। तो इस प्रकार जब हम बहुत सारी लाइनों में बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हुए प्रोग्राम की कोडिंग करते थे तो नए प्रोग्रामर के द्वारा किसी पुराने प्रोग्राम को समझना कठिन होता था। तो इस प्रकार की समस्या से निजात पाने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने कौन सी लैंग्वेज यूज की? असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया था? असेंबली लैंग्वेज में 0 और 1 की सहायता से तो प्रोग्राम बनाए जाते थे, लेकिन कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए निमोनिक्स कोड का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था? निमोनिक्स कोड का यूज किया जाता था। जैसे अगर हमें जोड़ना होता था तो हम सम का यूज करते थे, अगर हमें घटाना होता है तो सब का यूज करते थे, सब्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं। मल्टीप्लाई करना था तो MUL का यूज करते थे। ऐड, सम, MUL। तो इस प्रकार से कुछ विशेष कार्यों के लिए कोड्स जो हमारी सामान्य अंग्रेजी भाषा में थी उनका यूज किया गया। तो उन्हें एक नाम दिए गए, इन्हें हम क्या बोलते हैं? निमोनिक्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? निमोनिक्स कोड कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में 0 और के साथ कुछ निमोनिक कोड का इस्तेमाल किया गया। इस भाषा को बाइनरी लैंग्वेज का इम्प्रूव वर्जन कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा समझने में आसान होती थी। अब नॉर्मल सी बात है कि पहले जब हम 0101 करके लिखते थे और अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल आना था तो वहां भी हम 0101 करके ही बनाते थे, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि नंबर कहाँ पर खत्म हो रहा है और ऑपरेटर कहाँ पर आ रहा है। लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया तो क्या हुआ? जो हमारे कुछ विशेष कार्य होते थे उन्हें निमोनिक कोड्स के द्वारा प्रयोग किया जाने लगा। अब निमोनिक कोड्स में हमने अभी बताया कि सामान्य अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता था, जिससे नेक्स्ट प्रोग्रामर जो आता था वो इन्हें देख के समझ जाता था कि यहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। इसीलिए हमने कहा कि असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज का इम्प्रूव वर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा समझने में आसान होती है और इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब चूंकि कंप्यूटर हमारा क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। मैंने पहले ही बताया है कि कंप्यूटर केवल क्या समझता है? बाइनरी को समझता है। तो यहाँ क्या बात करें, कंप्यूटर नहीं समझता है कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक अनुवादक की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंबलर। या सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। ठीक, तो अब और असेंबली लैंग्वेज में यूज क्या किए गए? निमोनिक कोड्स यूज किए गए थे। निमोनिक कोड्स किस प्रकार के हैं? जैसे ऐड हो गया, सब हो गया, MUL हो गया, DIV हो गया, इन सबको हम क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड्स बोलते हैं। और इन्हें बाइनरी यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमने किसका यूज किया था? असेंबलर का यूज किया था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गई हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या आएगा? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम सामान्य अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और उसके कुछ और रूल्स भी होते हैं। जब कभी आप प्रोग्रामिंग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी भाषा का प्रयोग करने में किस प्रकार के रूल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अगर हिंदी का प्रयोग करते हैं तो उसके रूल व्याकरण में होते हैं, अगर हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं तो उनके रूल ग्रामर में होते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज होती है इनके भी रूल्स होते हैं। लेकिन जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम कह सकते हैं कि इसमें सामान्य अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिससे जब भी कोई व्यक्ति उन्हें देखता है तो उन कोड्स को क्या लिखा है इन चीजों को आसानी से समझ पाता है। अब क्या बात करते हैं, प्रोग्रामर आमतौर पर हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है जिसे यूजर समझ सकता है, अर्थात यूजर जिस लैंग्वेज को आसानी से समझता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यूजर जिस लैंग्वेज को समझता है उसे सोर्स कोड कहा जाता है। मतलब जो भी प्रोग्रामर प्रोग्राम कोड लिखता है वो क्या कहलाते हैं, सोर्स कोड कहलाते हैं। हालांकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कंप्यूटर क्या समझता है, केवल बाइनरी को समझता है। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज को जब वो समझता है तो हमारे द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को वो समझ नहीं सकता है। जब वो नहीं समझ सकता है तो क्या होगा, इन कोड्स को समझने के लिए उसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, तो कंपाइलर में या हाई लेवल लैंग्वेज में दो प्रकार के ट्रांसलेटर यूज किए जाते हैं। यहां पर एक बात लिखी है, थोड़ा सा फॉन्ट का मिस्टेक होने की वजह से आपको सही समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज दो प्रकार के ट्रांसलेटर का प्रयोग करती है। पहला होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। पहला होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। मतलब ये जो दो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका मेन काम होता है कि जो भी सोर्स कोड में प्रोग्राम लिखा गया है, यानी कि जो भी कुछ प्रोग्रामिंग की गई है हाई लेवल लैंग्वेज में, उन सभी सोर्स कोड को वापस मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना, जिससे कंप्यूटर सिस्टम दिए गए इंस्ट्रक्शन को समझ सके कि किस कोड में क्या निर्देश दिया गया है, यह कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझा सके। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो मेन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन कोड में बदलने का काम करते हैं। तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो सोर्स कोड यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। कंपाइलर एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है और यदि उस प्रोग्राम में कोई एरर होती है तो वह एक बार में ही उसको ट्रांसलेट करेगा और जितनी भी एरर आती है उनके बारे में बता देता है। ये जो कंपाइलर होता है एक प्रकार की लिस्ट दे देता है कि किस लाइन पर कौन सी एरर है और किस प्रकार की एरर है, जिससे क्या है कि जो प्रोग्रामर है वो उस एरर को आराम से आसानी से जाकर के देख सकता है और उसे सुधार सकता है। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है जो सोर्स कोड यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, लेकिन यहाँ पर कंपाइलर से थोड़ा सा अंतर है। इंटरप्रेटर एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। मतलब यदि हमारा 100 लाइन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, यानी कि अगर उस प्रोग्राम में 100 स्टेटमेंट है तो जो कंपाइलर है तो वो क्या करेगा, एक ही बार में 100 लाइनों को ट्रांसलेट कर देता है और जितनी भी एरर प्रत्येक लाइन में या जिस भी लाइन में आती है उसकी एक लिस्ट दे देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये 100 लाइन को एक साथ नहीं करता, ये क्या करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और यदि किसी भी लाइन में एरर उसको मिल जाती है तो जब तक उस एरर को ठीक नहीं कर दिया जाता है तब तक यह आगे नहीं बढ़ता है। मतलब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये मुख्य अंतर होता है कि कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी सोर्स कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन ट्रांसलेट करता है और यदि किसी लाइन में उसे एरर प्राप्त हो जाती है तो जब तक उस एरर को ठीक नहीं कर दिया जाता है तब तक इंटरप्रेटर आगे नहीं बढ़ता है। अब आगे बात करते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर। मतलब ये दोनों जो हमारे क्या है अनुवादक होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब चूंकि दो हैं तो नॉर्मल सी बात है कि दोनों में कोई ना कोई अंतर पाया जाता होगा, नहीं तो इनको अलग अलग यूज करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो अब अंतर की बात करते हैं कि क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला अंतर होता है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन
से ट्रांसलेट करता है। ये तो अभी हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा था। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, कंपाइलर तुलनात्मक रूप से इंटरप्रेटर से तेज होता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर सकता है और इंटरप्रेटर एक एक कोड की प्रत्येक लाइन को ट्रांसलेट कर। नॉर्मल सी बात है, जो एक साथ सारा काम कर लेगा वो तेजी से करेगा और जो एक एक लाइन को करेगा वो धीरे धीरे करेगा। उसके बाद अगली बात करते हैं, कंपाइलर को ऑब्जेक्ट कोड की पीढ़ी के कारण इंटरप्रेटर की तुलना में अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ बात करते हैं, कंपाइलर को मेमोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है? क्योंकि उसके पास ट्रांसलेट करने के लिए डाटा की मात्रा अधिक होती है। क्यों? मैंने अभी एग्जांपल दिया, यदि हमारे पास एक 100 लाइन का कोई प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है तो कंपाइलर एक बार में 100 लाइनों को ट्रांसलेट करेगा और इंटरप्रेटर एक बार में एक एक लाइन को करता हुआ चलेगा। तो चूंकि इंटरप्रेटर के पास ट्रांसलेट करने के लिए डाटा कम होता है, इसलिए उसे कम मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम कोड को ट्रांसलेट करता है तो उसको अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। अगला नंबर है, कंपाइलर एक बार में ही सभी त्रुटियों को दिखाता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और एरर को शो करता हुआ आगे बढ़ता है। उसके बाद कंपाइलर में जब कोई प्रोग्राम में त्रुटि होती है वह उस प्रोग्राम को रोक देता है और त्रुटि को सुधारने के बाद पुनः प्रोग्राम को फिर से ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है और यदि कोई त्रुटि होती है तो यह ट्रांसलेशन के कार्य को रोक देता है और जब तक हम उस त्रुटि को दूर नहीं करते तब तक ट्रांसलेशन के कार्य को आगे नहीं बढ़ाता है। आखिरी अंतर क्या है इसका, कंपाइलर का उपयोग प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे सी, सी++, C#, स्केला आदि में किया जाता है और इंटरप्रेटर का उपयोग PHP, रूबी, पाइथन आदि भाषाओं में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की थी कि हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हमने एक ऑप्शन पढ़ा था, क्या था उस ऑप्शन का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब आज हम इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ये क्या होता है और कैसे कार्य करता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OS बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात OS कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य एक इंटरफेस का कार्य करता है। इंटरफेस का मतलब होता है माध्यम का कार्य करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई डाटा कहीं भेजते हैं या हम कहते हैं कि हमें अपने घर से लेकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट तक जाना है, तो हम माध्यम के रूप में रोड का प्रयोग करते हैं, उस पर कार का प्रयोग करते हैं, बाइसिकल का प्रयोग करते हैं। तो वो सब माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम लोग फोन का यूज करते हैं बात करने के लिए, तो फोन क्या है, एक प्रकार का इंटरफेस होता है जो 2 लोगों के बीच कम्युनिकेट कराता है। इसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब जब हम कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को कोई निर्देश देना चाहते हैं या उससे हमें कोई आउटपुट प्राप्त करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट तथा पेरिफेरल डिवाइस जैसे डिस्क ड्राइव हो गई, प्रिंटर हो गया, इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित हैं, जैसे हम बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका मैक ओएस हो गया। जितने जैसे हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं तो वहां पर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऐसे किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे बात करते हैं इसी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सेट होता है जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित व नियंत्रित करता है। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर उपकरण स्वयं अपने बल पर कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ऊपर की लाइन में दिया हुआ है कि क्या है, यूजर और हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस है। अब जो कि हार्डवेयर स्वयं से तो कोई काम नहीं करेगा ना, यूजर क्या करता है, कमांड देता है। कमांड कहां पर देता है,
कमांड वो अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को एग्जीक्यूट कराने का कार्य करता है। मतलब हमने मान लीजिए प्रिंटर के लिए प्रिंट का कोई कमांड दिया, तो प्रिंट के कमांड कहां जाएगा? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर से संबंधित होता है, तो उसके बाद जब हम निर्देश को देते हैं कि हमने प्रिंट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधित प्रिंटर के पास प्रिंटिंग के निर्देश को भेज देता है। तो यहां बात हो रही थी कि जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर उपकरण होते हैं वो स्वयं अपने आप से कार्य नहीं कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं या तालमेल स्थापित कर सकते हैं। तो ये सभी उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के द्वारा संचालित होते हैं। मतलब इन सभी को निर्देश देने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या काम कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर रिसोर्सेज का प्रबंधन करता है और कुछ सामान्य सी सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेसिंग का भी मैनेजमेंट करता है। कोई भी कंप्यूटर बिना ओएस यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे अनिवार्य और सबसे आवश्यक प्रोग्राम होता है, जो कि सभी साधारण और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कीबोर्ड द्वारा इनपुट करना या मॉनिटर द्वारा आउटपुट दिखाना, हार्ड डिस्क पर फाइल्स या डायरेक्टरी को स्टोर करना, मैनेज करना, ये सभी काम जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारा काम केवल हम कमांड्स पर क्लिक कर देते हैं। अब उन कमांड्स को किस प्रकार से एग्जीक्यूट कराना है, किस प्रकार से वो कमांड किसी हार्डवेयर पार्ट को एग्जीक्यूट कराएगी या किस प्रकार से किसी सॉफ्टवेयर पार्ट को एग्जीक्यूट कराएगी, ये सब का निर्धारण जो करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य कर सकता है। अब देखते हैं, सबसे पहले नंबर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। प्राइमरी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक रखता है, यानी इसका कौन सा भाग किसके उपयोग में है और कौन सा भाग उपयोग में नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी कार्य वर्तमान में हमारा चल रहा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में चल रहा होता है। अब मान लीजिए हम कोई मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक साथ हम कई सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे हम म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, साथ में टाइपिंग भी कर रहे होते हैं, साथ में कोई डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं या कुछ और भी हम कई सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं। अब जब हम कई सारे कार्य एक साथ कर रहे हैं तो वो सब मेमोरी में अलग अलग जगह पर जाकर स्टोर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हमारे सामने चल रहा है, जो कुछ भी वर्तमान में चल रहा है, कहां पर चल रहा होता है? मेमोरी पर चल रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य होता है कि मेमोरी को ट्रैक करना कि इस पर किस भाग में या कौन सी भाग में किसके द्वारा उपयोग किया जाएगा। मतलब यदि हमने वीएलसी प्लेयर चलाया है तो वो मेमोरी का कौन सा भाग यूज करेगा, यदि हम एमएस वर्ड पर काम कर रहे हैं तो वो मेमोरी का कौन सा भाग यूज करेगा। इन सभी प्रकार का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है कि किस प्रक्रिया को कब और कितनी, ठीक है, कब और कितनी मेमोरी प्राप्त होगी, इसका निर्धारण ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस के द्वारा ही किया जाता है। अगला है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब प्रोसेसर मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसमें क्या होता है, हम लोग जो आज के वर्तमान युग में है तो उसमें क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि एक सीपीयू में कई सारे प्रोसेसर दिए होते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर भी कह सकते हैं कि जब हम एक सीपीयू में 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर का यूज करते हैं तो उस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर इंस्टॉल किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग होता है। तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब हमारे पास एक से अधिक सीपीयू, एक से अधिक प्रोसेसर है तो हमारे पास कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन किस कार्य को कौन सा प्रोसेसर करेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है कि किस प्रक्रिया को प्रोसेसर कब और कितने समय तक के लिए मिलेगा। मतलब
कौन सा प्रोसेसर कब और कितने समय के लिए किसी प्रक्रिया को मिलेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहता है। और इस कार्य को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस कार्य को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, अगला होता है डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट में अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे हमें प्रिंटर से कोई कम्युनिकेशन करना है तो प्रिंटर से कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा? यहां पर वही बात आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधित ड्राइवरों के माध्यम से डिवाइस कम्युनिकेशन का प्रबंध करता है। मतलब जब हम प्रिंटर को अपने कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ते हैं तो हम उस प्रिंटर से संबंधित डिवाइस ड्राइवर को भी अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। जब हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाते हैं, जिसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उन ड्राइवर्स के माध्यम से हार्डवेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाता है या उनका मैनेजमेंट कर पाता है। अब आगे बात करते हैं, अगला काम क्या होता है इसका? अगला काम होता है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट को भी समझ लेते हैं क्या होता है। जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं या हम किसी फाइल को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो कहाँ स्टोर होगी, किस प्रकार से होगी, ये सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट, तो अब थोड़ा सा इसको और डीपली जान लेते हैं क्या होता है। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर या मोबाइल पर किसी भी चीज पर जब भी कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो स्वतः ही अपने आप कुछ फाइल्स या फोल्डर बने हुए देता है। तो उनका यूज क्या होता है? जैसे हम अगर वर्ड में काम करते हैं, हमारे पास नया सिस्टम है, हम वर्ड में काम करते हैं और किसी भी कार्य को करने के बाद हम उसे सेव करते हैं, तो वो स्वतः ही डॉक्यूमेंट में क्यों सेव होता है, कहीं और क्यों नहीं होता है? ठीक है। और यदि हमने कोई म्यूजिक फाइल डाउनलोड की तो वो म्यूजिक में क्यों सेव होती है? यदि हम कोई इमेज करते हैं तो पिक्चर में क्यों सेव होता है? तो ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट के गुण हैं कि स्वतः ही उसने पहले से क्रिएट कर रखा है कि आप इस प्रकार की फाइल को यहाँ पर रख सकते हैं। वो अलग बात है कि यूजर अपनी इच्छा अनुसार उनके लोकेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम को सामान्य रूप से आसानी से नेविगेट करना और डायरेक्टरीज को व्यवस्थित करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। अगला काम देखते हैं क्या होता है। अगला काम होता है सिक्योरिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कई प्रकार के पासवर्ड या हाइड या प्रोटेक्ट इस प्रकार की कई सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और अगला नंबर है हमारा सिस्टम के प्रदर्शन पर नियंत्रण करना। मतलब कि जब भी कोई सर्विस के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्स करता है तो इनके बीच कितना समय लग रहा है, इस समय को कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी प्रक्रिया को कैसे तेज कर सकते हैं, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद आता है जॉब अकाउंटिंग। तो विभिन्न यूजर के द्वारा किसी भी कार्य के लिए रिसोर्सेज यानी कि उससे जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेज होती हैं या सर्विसेज होती हैं उनको उपयोग करने में कितना समय ले रहा है या कोई यूजर कितना अधिक या कितना कम उसका उपयोग कर रहा है, इन सब का मैनेजमेंट भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला नंबर आता है एरर डिटेक्टिंग। मतलब जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन कराते हैं यदि उसमें कोई एरर आती है तो किस प्रकार की एरर आती है, उसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, उसकी लॉग फाइल कैसे क्रिएट करनी है, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिबगिंग। ठीक है, जो बग आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में या डंप आ जाते हैं या ट्रैक्स आती है, एरर आती है, या तो उनको हम लोग बोलते हैं डिबगिंग करना। मतलब किस प्रकार की एरर है, इनका पता कैसे चलेगा, ये सारे कार्य हम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कर पाते हैं। अगला नंबर आता है हमारा सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय। तो किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर यूजर से कैसे कम्युनिकेट करेगा, या हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसके माध्यम से वह कंप्यूटर यूजर से कम्युनिकेट कर पाता है, समन्वय स्थापित कर पाता है। ठीक है, तो ये हमारे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रकार होते हैं वो मेनली हम उसको अलग अलग तरह से वर्गीकृत कर पाते हैं। पहला जो प्रकार मैं बताना चाहता हूं, उपयोगकर्ता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ठीक है, तो उपयोगकर्ता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा सिंगल यूजर और दूसरा होता है मल्टी यूजर। ठीक है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब किसी
कंप्यूटर पर एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है। मतलब जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है तो उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा MS DOS, विंडोज 95, एक और होता है विंडोज 98। ये सब पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब प्रोग्रामिंग या कोडिंग इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी तब जो ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे वो अधिकांश हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थे, अर्थात एक समय पर केवल एक ही यूजर को कार्य करने की अनुमति प्रदान करते थे। उसके बाद अगले नंबर हमने बताया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में या किसी कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक यूजर अकाउंट बन जाते हैं और वह सभी उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर पाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। वर्तमान में हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे लाइनक्स हो गया, यूनिक्स होता है, विंडोज है, विंडोज 7 है, विंडोज XP है। तो ये सब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हम इन पर एक से अधिक यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और एक से अधिक यूजर अकाउंट्स इस पर कार्य कर पाते हैं। ये दो हो गए हमारे उपयोगकर्ताओं के आधार पर। अब हम बात करते हैं काम करने के मोड के आधार पर। मतलब ये किस प्रकार से यूजर से इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से यूजर से कम्युनिकेट करते हैं, इसके आधार पर। तो इसके आधार पर भी दो होते हैं। पहला होता है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो अब इनकी बात करेंगे तो ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है कैरेक्टर CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हम कमांड्स के माध्यम से, मतलब जब भी हम CUI ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए हमें कमांड्स को टाइप करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ बोल रहा है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस क्या कहते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए केवल कमांड का उपयोग किया जाता है। मतलब जितना भी हम आज आसानी से माउस क्लिक के द्वारा या हम भी जो भी ग्राफिकल आइकन देखते हैं वहां पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे यहीं पर यहाँ पर ये होम दिख रहा है तो उसको पता है कि अगर हम इस पर टच करेंगे तो हम होम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बैक बटन दिख रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगर यही काम हमें कमांड टाइप करके करना पड़ता तो वो कठिन हो जाता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में इतने सारे कार्य किए जाते हैं कि हर कार्य के लिए अलग कमांड को याद रखना आसान काम नहीं होता है। तो जिस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी कार्य को करने के लिए केवल कमांड का उपयोग किया जाता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? CUI ऑपरेटिंग सिस्टम या कैरेक्टर यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या कमांड लाइन या कमांड यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, जिसको हम लोग बोलते हैं GUI इंटरफेस। तो GUI इंटरफेस में क्या होता है? ये ग्राफिक्स पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ग्राफिक्स पर। जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया कि ये होम बटन है तो इसको हम आराम से अगर टच करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? होम पर पहुंच जाएंगे। ये बैक बटन है, इस पर टच करेंगे तो हम एक स्टेप बैक चले जाएंगे। तो ग्राफिक्स पर आधारित होता है जिस पर हम माउस और कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट दे सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे काम हम ग्राफिक्स की सहायता से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर हमें हाईलाइट चुनना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद जब चलाएंगे तो हाईलाइट होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो हम इन चीजों को हटा सकते हैं। तो ये हमको बड़ा आसान लग रहा है। अगर यही सारे काम, ये छोटे छोटे काम भी अगर हमें कमांड के द्वारा करने पड़ते तो ये काम कितना कठिन लगता है? बहुत कठिन लगता है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने क्या किया? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आसान बना दिया, यूजर फ्रेंडली बना दिया है, जिसके द्वारा एक नॉर्मल यूजर भी इन सिस्टम्स को बड़ी आसानी से प्रयोग कर पाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि जो भी विकास का क्रम था हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसके आधार पर कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जो टॉपिक में है, जो हमारे सिलेबस में है, तो हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।